ठीक है। चलो अब न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, लाइबिलिटी रिस्क इफ द प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स और अनटेस्टेड, एक्सपेंशन। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट से कैसा रिस्क हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो रिस्क आ जाएगा। नए प्रोडक्ट से क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स है, अनटेस्टेड है, ये सब बिजनेस रिस्क की बात कर रहे हैं अपन लोग। एक्सपेंशन से रिस्क ऑफ ओवर एस्टिमेटिंग डिमांड, तो अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो गड़बड़ कर जाएगा। अभी ये बिजनेस रिस्क की समझ में आ रहा है, ये वाला जो पैच है ये मेनली इस बारे में है, बिजनेस रिस्क के बारे में। क्लियर है। बिजनेस रिस्क, ज्यादातर बिजनेस रिस्क के फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं, इसीलिए हम बिजनेस रिस्क देख रहे हैं। अदरवाइज बिजनेस रिस्क देखने का मतलब ये है कि हम एकदम एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं कि यार एंटिटी प्रॉफिटेबल रह पाएगी कि नहीं इस डिसीजन से। मुझे एंटिटी के बेवकूफाना डिसीजन से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ उसकी ऑनेस्टी से मतलब है। पर बेवकूफाना डिसीजन अगर ले लेंगे तो कल को दिमाग में चोरी करने का आइडिया भी आ सकता है, लॉस हो गया। पॉइंट समझ में आया कि मुझे मुझे ना मैनेजमेंट होशियार चाहिए, ना मुझे मैनेजमेंट बेवकूफ चाहिए। होशियार है, लेकिन मतलब होशियार हो वो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर मेरे को ऑनेस्टी तो चेक करनी करनी है। बेवकूफ है तो मुझे ये देखना है कि बेवकूफी में गलती तो नहीं, होशियार है तो मुझे फ्रॉड चेक करना है। अरे है ना समझ में। तो मैं हर समय ना सस्पिशियस तो रहूंगा कि यार कुछ गड़बड़ ना हो। वैसे ऑफिशियली इसमें बोलते हैं सस्पिशियस नहीं रहना है, क्वेश्चनिंग माइंड रखना है। आपको किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करना है बाय डिफॉल्ट, जब तक आप उसके बारे में जान ना लो। आ रहा है समझ में। चलो फिर क्या है, मेजरमेंट एंड रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मेजर्स क्या है, मैनेजमेंट एंड अदर्स ऑफन फोकस ऑन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, क्रिएट्स प्रेशर टू मीट टारगेट्स विच कैन लीड टू मिस स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है, ये अब पूरा आ रहा है क्लियर कनेक्शन। यार आप अचीव नहीं कर पाए अपने टारगेट वारगेट तो आप क्या करने लग गए, समझ में रहेगा, तो आपको इस बात का रिस्क देखना पड़ता है। एग्जाम्पल फाइनेंशियल रेशियोज ट्रेंड्स। अब होता क्या है ना, जब कोई बंदा फ्रॉड या कुछ भी ऐसा करेगा तो इट इज हाईली अनलाइकली कि वो हर चीज को क्या बोलते हैं उसको कर्व कर पाए। आ रहा है समझ, मतलब कोई ना कोई ट्रेस कहीं ना कहीं मिल सकता है। रेवेन्यू बढ़ाया, साथ में तुम्हारी प्रॉपर परचेजेस भी उतनी बढ़नी चाहिए थी। समझ रहे हो, डेटर्स का मैनेजमेंट भी बराबर होना चाहिए था। समझो एक बिजनेस जब चल रहा है तो उसमें सारी चीजें मेंटेन ऑटोमेटिकली रेशियोज बन रहे हैं कि आपका सेल्स 100 रुपये होती है तो आपका परचेज 70 होता है। ये रेशियोज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं, यू डोंट रियलाइज इट। अब जिस बार आपकी 100 हुई, आपको चाहिए थी 110, आपने सेल्स बढ़ा करके 110 कर लिया, आपका प्रॉफिट बढ़ गया। लेकिन जब भी कोई बंदा सेल से परचेज का रेशियो देखेगा तो उसको लगेगा ऐसे कैसे परचेज के मुकाबले इस बार सेल ज्यादा हो गई। स्टॉक ज्यादा था कि मार्जिन बढ़ गया, मार्जिन तो बढ़ नहीं सकता, प्रोडक्ट महंगे में बेच लग गए क्या, बिकने भी लग गया, इंडस्ट्री में क्या चेंज होगा। तो इससे पकड़ में आ जाता है अगर कभी भी कुछ भी लफड़ा होता है। आ रहा है ये समझ में। Comparisons, budget, actual result, period in period analysis, forecast, variance analysis, departmental performance report, external assessment, etc. क्लियर है ना। ये क्या है, हम एंटिटी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं तो हम रेशियोज देख रहे हैं, हम ट्रेंड देख रहे हैं, हम उसका पूरा स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, बजट से कंपेयर कर रहे हैं, पिछले सालों करंट ईयर का कर रहे हैं। ये क्लियरली ऐसे 520 के स्टेप्स हैं, ऐसे 520 फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स।
वेरिएंस एनालिसिस, डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट, एक्सटर्नल असेसमेंट। ठीक है, मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किया है तो उसकी रिपोर्ट दिखाओ उन्होंने क्या बोला। आ रहा है समझ? तो हम हर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं इनकी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो ये 5 बातें हैं, देख लो एक बार कौन कौन सी 5 बातें हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। हो गया? अब वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट, है ना? ठीक है, तो देखो, तो आप बोल रहे हैं कि भाई क्यों जानना जरूरी है। एग्जाम में इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना। मैक्सिमम लोगों के ऑडिट में कम नंबर उनके नॉलेज के कारण नहीं आते हैं, उनकी इंग्लिश के कारण। समझ में आ रहा है? और वो जो बात रहती है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो रहता है। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, ये फ्रेज पिछले टॉपिक में भी था, ये अभी भी है। समझ में आ रहा है? अब बंदा जब भी पढ़ाई करता है तो वो मेन फोकस करता है कि प्रोसेस पे, कि अच्छा अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट कैसे करेंगे। ये बात उसने बहुत अच्छे से पढ़ ली। तब एग्जाम में अगर मान लो आया तो वो सेंटेंस ऐसा बन करके आता है जैसे ये रहा है, वाई अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इज सिग्निफिकेंट। तब क्या होगा? बंदा वही लिखेगा, हाउ टू अंडरस्टैंड द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। और ये एग्जाम के टेंशन में बहुत ऐसे ही हो जाता है नेचुरली। अरे सर, वी डोंट रियलाइज। और हम घर आकर के मिलाते भी है ना, तो हम वो नहीं चेक करते। ये बात तो सिर्फ तब पता चलती है अगर मान लो कि आप आंसर शीट मंगा रहे हो और आप बहुत ध्यान से देख रहे हो। मैंने 50 बच्चों की आंसर शीट चेक करी, और मतलब रीजन यही निकल, मतलब बच्चों के आंसर शीट आने के बाद भी वो यही बोलते हैं कि भैया हमारी गलत चीज। मेनली क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से। कितने बच्चे तो मेरे को बोलते हैं कि भाई ये आंसर्स देख लो, हमने बिल्कुल बुक के साथ देखा। मैं बोलता हूँ कि एक बार क्वेश्चन दिखाना, कहते रहे भैया क्वेश्चन अभी घर में है, आप बस आंसर देख करके बता देना। समझ में आ रही है बात? क्या बता दूं मैं आंसर देख करके? भाई, तुम्हारे नॉलेज पे डाउट थोड़ी है। तुम यही टेस्ट कर रहे हो ना कि मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तुमने जो लिखा है वो सही है, वो पूछा था कि नहीं। आ रहा है ये समझ में? तो बस ये जो है ना, वो ध्यान में रखना पड़ता है। क्लियर है? चलो फिर क्या है, हेल्प्स द ऑडिटर आइडेंटिफाई की एरियाज नीडिंग स्पेशल अटेंशन। ठीक है, तो क्या है ये? देखो, क्यों क्यों कर रहे हैं अपन लोग? पूरी प्लानिंग इस पर टिकी हुई है, ताकि हमको की एरियाज पता लग जाए जिस पर कि हमको फोकस करना है। अब ये पूरा रिलेट करो तुम्हारा प्लानिंग एक्टिविटी से, एक सेकेंड चैप्टर से जाकर के पूरा रिलेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फॉर्म्स वन ऑफ द एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर डेवलपिंग एन ओवरऑल ऑडिट प्लान। वो हमने पढ़ा था उसमें कि जब हम प्लानिंग करेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड द एंटिटी, दीज आर द प्रोसेसेस थ्रू विच वी विल अंडरस्टैंड द एंटिटी। और जब हम इसका वाई पढ़ रहे हैं तो हम वापस से उसमें जा रहे हैं कि देखो प्लानिंग करनी होती है ना यार। तुम प्लान नहीं करोगे तो ऑडिट में तुम क्या ज्यादा चेक कर रहे हो क्या कम चेक कर रहे हो, उसका कोई हिसाब ही नहीं। क्लियर है? फिर क्या है, नेसेसिटी फॉर अ प्रॉपर ऑडिट। एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द क्लाइंट बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिस्पेंसिबल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ थॉरो ऑडिट। विदाउट इट
the auditor risk overlooking important issues and misjudging the nature, timing, and extent of procedure. आ रहा है ये समझ में? ठीक है. अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है. तो ऑनगोइंग डायनामिक अप्रोच क्या बोल रही है कि एंटिटी को अंडरस्टैंड करना क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. मतलब आप ऑडिट, ऐसा नहीं है कि आपने शुरू में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस ले लिया तो अब वो सही है. आप जब जब जैसे जैसे चेक कर रहे हो, जैसे जैसे पता कर रहे हो, वैसे वैसे आप एंटिटी को अंडरस्टैंड कर रहे हो. इन्वॉल्व्स गैदरिंग, अपडेटिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट, है ना. ensures the auditor remains current on changing circumstances that might affect the. क्लियर है? देखो, जब थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो हम एवरी पॉसिबल सिचुएशन को कंसिडर करने की कोशिश करते हैं. प्रैक्टिकली इतने नाटक नहीं होते. समझ में रहा है? प्रैक्टिकली कोई बड़ी इंफॉर्मेशन होती है तो वो पता लग जाती है बस. समझ में रहा है? इसमें बोल रहे हैं ध्यान रखना, कुछ भी चेंज हो गया, बीच में एंटिटी को किसी और ने एक्वायर कर लिया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. मतलब सैकड़ों पॉसिबिलिटी. क्लियर है ना? है ना? कोई बड़े उसमें वेयर हाउस में आग लग गई, कुछ भी. ठीक है. Establishing a frame of reference for assessing the risk of material misstatement, determining materiality. क्या बोल रहे हैं? हम एंटिटी को अंडरस्टैंड करेंगे तब जाकर के रिस्क असेस कर पाएंगे, पहली बात. दूसरा, तब जाकर के मटीरियलिटी डिफाइन कर पाएंगे. तीसरा, तब हम अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में ओपिनियन ले पाएंगे कि वो अप्रोप्रिएट हैं या नहीं. आ रहा है समझ? ठीक है. फिर स्पॉटिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन. ठीक है. मतलब जैसे रिलेटेड पार्टी, जहां मिस स्टेटमेंट के चांसेस ज्यादा है, मेरे लिए तो वो सिग्निफिकेंट है. समझ रहा है? समझो, मान लो कि एक लाख का ट्रांजेक्शन है, 10,000 का है. बाय डिफॉल्ट हो सकता है कि मुझे एक लगे कि 1 लाख का ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर हो सकता है कि 1 लाख का पूरा बैंक से हुआ, 10,000 का कैश से हुआ. यूज ऑफ गोइंग कंसर्न अजम्पशन और अनयूजुअल बिजनेस मोटिव. गोइंग कंसर्न वैलिड है कि नहीं, ये ऐसे 570 पे आएगा. क्लियर है? डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर, क्रिएटिंग बेंचमार्क्स फॉर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल कंपैरिजन. समझ में आ रहा है? ये क्या चीजें हैं, ये क्या पढ़ना है? एनवायरनमेंट को समझ के ये चीजें हो पाएंगी. हाँ, समझ में आ रहा है ना? तुम देखो ये कितना डिफरेंट है फ्रॉम हाउ टू डू, हाउ टू अंडरस्टैंड द बिजनेस. समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ये चीज उसमें भी यूज हो सकती है फायदे में कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस के क्या फायदे. क्लियर है? और मान लो कि ऐसे पूछा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस प्लानिंग स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि वो सवाल बेसिकली प्लानिंग वाला. बाकी मॉड्यूल की हेडिंग्स जो है वही इंक्लूड की हुई है, उन्हीं हेडिंग्स में से ही आ जाता है कई बार, क्योंकि वो उतना मिक्सडअप वाला क्वेश्चन नहीं बनाता. सिंपल उनका है, एक टॉपिक पूछ लिया एक एज इट इज, या दो टॉपिक को मर्ज कर लिया, या एक टॉपिक को दो में डिवाइड कर लिया. तो दो टॉपिक के आधे आधे को कभी मिलाने की कोशिश वो नहीं करता. इतना कॉम्प्लिकेटेड को बना, इतने ही में बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है पेपर बच्चों के लिए. आ रहा है ना समझ में? ठीक है. इवेल्युएटिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएट, ये सब तभी हो पाएगा जब हम क्या करेंगे, एक बार रीड कर लो, रिलेट कर लो.
ठीक है, ये देखो इलस्ट्रेशन फोर्थ, देख ली। फाइव, सिक्स, हो गया। आंसर्स रिलेट कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हो समझ में आ रहा है। चलो, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं अभी भी वी आर अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। ठीक है ना। तो पहला क्या हमने, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, है ना, थ्रू इट्स एनवायरमेंट, नाउ थ्रू इट्स इंटरनल कंट्रोल। इसका पूरा नाम है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क by understanding the entity and its environment and its related internal controls। समझ आ रहा है? तो मतलब हम सिर्फ 315 की जो हेडिंग है उसके थ्रू धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? अलार्म लगा लिया ताकि रोज सुबह उठ पाए, क्या है ये? इंटरनल कंट्रोल। शेड्यूल बना लिया, जो हमारे ऑर्गेनाइज करना किसी भी चीज को, इज व्हाट? इंटरनल कंट्रोल। मेरी बुक्स ऐसी फैली रहती थी तो मैंने रैक ले लिया और मैंने उसमें मार्किंग कर ली कि किसमें कौन सी बुक जाएगी। ये क्या हो गया? इंटरनल कंट्रोल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। इंटरनल कंट्रोल इज अ प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड बाय those charged with governance, management, and other personnel to provide reasonable assurance regarding the achievement of an entity's objective, है ना, relating to reliability of financial reporting। अब कैसे? इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑपरेशंस की इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, असेट सेफगार्ड होने लग जाएंगे, और कंप्लायंस प्रॉपर हो जाएगा। देखो अपन ऐसा बोलते हैं ना कि अरे यार इनके पास ना कोई सिस्टम नहीं है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया, इंटरनल कंट्रोल। अगर आपके पास कोई एक सिस्टम नहीं है ना, कोई एक डिसिप्लिन जिसको बोलते हैं, अगर आपके पास कोई निश्चित चीजें नहीं है, समझ में आ रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी जगह रॉ मटेरियल स्टोर हो रहा है या कुछ भी है, अगर हर चीज का जितने आपके पास सिस्टम्स है उतना आपका काम अच्छा चलेगा। तो बेसिकली यहाँ सिस्टम वर्ड को रिप्लेस कर दो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है ना। तो हर चीज का जो प्रोसीजर है मेरे पास, इंटरनल कंट्रोल बेसिकली कोई भी प्रोसीजर, शेड्यूल, डिसिप्लिन कुछ भी हो सकता है, अरे समझ में, जो मुझे बिजनेस करने में हेल्प करता है। The term controls refers to any aspect of one or more of the components of internal control। पर्पस क्या है इंटरनल कंट्रोल का? इसको रीड करो एक बार पहले। याद रखना, देखो तुम ना कुछ भी लिख सकते हो जब तुमको नॉलेज हो जाएगा, पर एग्जामिनर के पास स्टैंडर्ड आंसर में यही सब चीजें होती हैं। ठीक है। ये नोट कर लेना तुम तो अच्छे से।
ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल का मेनली क्या पर्पस है? सबसे पहले तो भाई हमारे ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा फायदा क्या कहला है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी आ जाती है। तुम गुड्स बेच रहे हो, हर हर एम्प्लॉय का अलग अलग रिकॉर्ड हो रहा है, क्या हुआ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसमें आ रही है। तो ये कंट्रोल है कि कुछ भी नकली नहीं होगा। आ रहा है समझ में? है ना? या कुछ भी ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड नहीं होगा। हर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने के लिए जो भी एक्टिविटी की गई है, जो भी प्रोसीजर लगाया गया है, जो भी एक्शन लिया गया, वही क्या कहलाता है? इंटरनल कंट्रोल। आ रहा है समझ में? तो इससे ये इंश्योर हो जाता है कि भैया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तो समझ में रहा है, एंटिटी के ऑपरेशंस भी बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? आप किसी भी बड़ी एंटिटी में जाओगे तो उसका उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं और उसमें बहुत प्रॉपर सिस्टम रहता है कि कहाँ क्या करना है। हर चीज के पहले से रूल्स रूल्स जो है वो बने हुए हैं। क्लियर है? कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन तो हेल्प्स अवॉइड लीगल पिटफॉल्स एंड नॉन कंप्लायंस पेनल्टीज। मतलब सर इन्वायरमेंट कंट्रोल होंगे तो हम लॉज एंड रेगुलेशन कुछ भी जो भी सपोज कंपनीज एक्ट के शेड्यूल से जो भी है हमको अप्लाई करने से तो कोई भी लीगल लिटिगेशन उससे बच सकते हैं प्लान में। क्योंकि जैसे मान लो ड्यू डेट्स, उसमें प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्या होता है ड्यू डेट वो ना हो जाए। तो पहले से लोग कैलेंडर बना लेते कि इस डेट को ये फाइल करना, इस डेट को ये फाइल करना, इस डेट को ये फाइल। सेफ गार्डिंग ऑफ असेट प्रोटेक्ट्स असेट्स फ्रॉम थेफ्ट, मिसयूज और क्लियर है ना? फिर द डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल वेरी बेस्ड ऑन एंटिटी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। कितने ज्यादा इंटरनल कंट्रोल लगेंगे और कितने कॉम्प्लेक्स लगेंगे। जैसे यहाँ चोरी ना हो इसके लिए ताला, तो ताला क्या है? इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल के लेवल, छोटा सा ताला है टूट सकता है, ये वीक इंटरनल कंट्रोल। बड़ा ताला लगा दिया, बड़ा ताला भी टूट सकता है, नकली चाबी बन सकती है। कंप्यूटराइज इलेक्ट्रॉनिक कर लिया, समझ आ रहा है? उसको भी सॉफ्टवेयर से कर लिया, तो वो थंब से कर लिया इम्प्रेशन। आ रहा है समझ में? तो ये कठिन होता जा रहा है, लेकिन इंटरनल कंट्रोल परफेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? लिमिटेशन या क्या जजमेंट लिमिटेशन? बिल्कुल सही, एक ये प्रॉब्लम हो गई। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, मान लो कि ये क्लासरूम, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कितना ही महंगा ताला लगा लूँ। आ रहा है ना समझ में? मतलब आप जो चीजें प्रोटेक्ट कर रहे हो उनकी भी तो उतनी वैल्यू होनी चाहिए ना, कि आप कंट्रोल बहुत महंगा वाला लगाओ। नहीं तो फिर लोग फिर बहुत मजबूत वाले इंटरनल कंट्रोल नहीं लगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। ये क्या है? पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अब ये क्या है? बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये किसके लिए बेनिफिट होगा? ऑडिटर। रिस्क असेसमेंट में फायदा मिलेगा, यही तो काम है ना। यही करने के लिए तो हम इंटरनल कंट्रोल को चेक कर रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल स्टडी करने से क्या फायदा? रिस्क असेसमेंट हो जाएगी, और आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल, recognize weakness or gaps in the controls that could lead to higher audit risk। ठीक है। Designing the nature, timing and extent of further audit procedures helps
tailor audit strategies to address specific areas of files. क्या ये risk of identifying type of statement, identifying factor affecting risk of material misstatement. देख रहे हो, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट के रिस्क को जो फैक्टर्स ज्यादा बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं, उन फैक्टर्स को समझने में मुझे मदद मिलेगी किससे? एक्चुअली ना इंटरनल कंट्रोल से मुझे सीधे सीधे रिस्क पता लग जाएंगे. समझो, एंटिटी ने 6 सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं, तो मुझे ये समझ में आएगा यहाँ चोरी का रिस्क. समझ आ रही है बात? तो मैं रिस्क का आइडेंटिफिकेशन एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल से भी कर. देखो इतना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटिव है ना ये. समझ में आ रहा है कि तुम जैसे चाहे वैसे सोच सकते हो. काम ऑब्जेक्टिव एक है और 100 ऑडिट हो रहे हैं, तो 100 के 100 डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं. प्रैक्टिकली तो काफी सारे सेम तरीके से हो रहे हैं, बट तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना अलग सोच सकते हो. अरे समझ, limitations of internal control, reasonable assurance. So no absolute guarantee. Even the best designed internal controls can only provide reasonable assurance that the financial reporting objectives will be. क्या बोल रहे हैं? आप इंटरनल कंट्रोल कितना भी अच्छा लगा लो, आपने बिल्कुल हेलमेट सबसे बेस्ट वाला ली, फिर भी चांसेस है कि सर में चोट लगे. पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि इसमें क्या होती है? इनहेरेंट लिमिटेशंस. ठीक है ना? तो ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी रहेगी. तुमने सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा डाल दिया, लेकिन इनपुट तो लोग ही करेंगे. उनने गलत कर दिया तो. अरे सुन, कॉस्ट बेनिफिट कंस्ट्रेंट अभी बताया, 100 रुपए बचाने के लिए मैं कल लॉक तो नहीं लगाऊंगा. ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है? नहीं, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन में क्या अंतर है? डिसएडवांटेज होती है बुराई और लिमिटेशन होती है कमियां. तो लिमिटेशन मतलब कि देखो ये कर रहा है बहुत कुछ, पर बहुत कुछ बुरा नहीं कर रहा है, पर ये नहीं कर पा रहा, तो इसलिए हम उसको डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे. इंटरनल कंट्रोल लगाने के डिसएडवांटेज नहीं है. डिसएडवांटेज तुम पैसे बोल सकते हो बस. अरे सुनो, बाकी रीजनेबल एश्योरेंस दे रहा है, ये उसका डिसएडवांटेज नहीं है, उसकी लिमिटेशन. तो कर ही नहीं पा रहा ना. अरे भाई, मेरा पॉइंट ये है कि टेक्निकली इंटरनल कंट्रोल के आप डिसएडवांटेजेस नहीं बोलोगे. अब आ गया एग्जाम में तो लिख लो, बाकी वो गलत तो है ना. मतलब ऐसे सवाल नहीं आना चाहिए, कॉफी में कितनी चाय पत्ती डलती है, ये सवाल ही गलत है ना. समझ रहे हो? बाकी हाँ, मतलब अब किसी से गलती हो जाती है तो अपन समझ जाते हैं कि अच्छा कॉफी की बात कर रहे हैं. समझ गए हो ना कि अच्छा चाय पत्ती नहीं, वो कॉफी की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो. बाकी सही है ना? ह्यूमन जजमेंट्स इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है ना? पॉसिबिलिटी ऑफ एरर सबसे पहले. भाई लोग डिसीजन गलत ले सकते हैं ना, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी तो है ही. तो पता चला कंट्रोल डिजाइन करने में ही गलती होगी. जैसे आपने बोला कि यार वेयर हाउस है, कि गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड लगा दो, बट उसमें एक खिड़की थी जिसमें कि जो जाली थी वो नीचे रख दो तो बंदा निकल सकता था उसमें. तो ये डिजाइनिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम. क्योंकि अगर आपको चोरी रोकनी है तो आपको डिजाइन करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए था कि वहां पर खिड़की है, तो आपको या तो उसमें भी काम करा लो, अदरवाइज ये इंटरनल कंट्रोल आपका पर्पस पूरा नहीं करता.
चोरी तब भी हो ही सकती है। आया समझ में? है ना? फिर ससेप्टेबल टू ओवरसेट, इवन वेल इंटेंशनड एम्प्लॉइज कैन इनएडवर्टेंटली अंडरमाइन कंट्रोल्स। मतलब भाई धोखे से तो गलती किसी से भी हो ही सकती है, किसी ने कितना भी क्या कर रखा हो, मतलब अच्छी इंटेंशन से काम करता है, लेकिन गलती का तो कोई और छोर है नहीं ना। तो हम बोल रहे हैं एरर तो हो ही सकती है, फ्रॉड भले ही ना हो। फिर क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्पस। ठीक है? ineffective use of report. If an individual responsible for reviewing control reports does not understand their purpose, their reports may be ignored or misused. क्या बोल रहा है? कोई कोई व्यक्ति जब पर्पस ही नहीं समझ पा रहा कि हम कंट्रोल क्यों लगा रहे हैं। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि चोरी नहीं होनी चाहिए, तो उसने बोला कि यार सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। फिर उसने अपने बंदे को बोला कि सिक्योरिटी गार्ड लगा दो। तो वो सिक्योरिटी गार्ड के नाम पर एक बंदे को लगा दे रहा है, और वो अपने लेवल पर सोच रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड लोगों की आईडी चेक करने के लिए हो रहा है, कि अनऑथराइज एंट्री ना हो। पर्पस ही बदल गया, चोरी रोकने के लिए और अनऑथराइज एंट्री के लिए। ये बहुत डिफरेंट हो जाएगा। और भी हो सकता है उसमें, समझ में आ रहा है? कोई सोच रहा है कि अच्छा गार्ड है तो जनरल काम भी कर लेगा। अरे समझ, पर्पस बदल गया तो कंट्रोल हो सकता है कि वैसा ना लगे। ठीक है? गार्ड को तुमने ये नहीं समझाया कि आईडी चेक करनी है, ये तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे को एग्जैक्टली बस ये देखना है कि कोई कुछ बड़ा सामान बाहर आ तो लेकर के नहीं जा रहा, बाकी वो अनऑथराइज एंट्री है वो सब नहीं देख पा रहा। मिस्ड करेक्टिव एक्शंस। अब देखो क्या होता है, कई बार क्या है, पता लगी गलती। अब गलती पता लगी लेकिन उसके बाद भी तुमने क्या किया, तुमने मतलब कंट्रोल में फ्लॉ हुआ, तुमने सुधारा नहीं उसको। तो क्या होगा? फिर कंट्रोल की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि जैसे मान लो सिक्योरिटी गार्ड, इसने किसी को पकड़ लिया, वो 4 बार लोगों को पकड़ के लेके आया और उसी को झाड़ दिया, कह रहा यार ये पहचान के मारे इनको तुमने ऐसा कैसे बोल दिया। तो वो क्या बोलेगा कि भाड़ में जाओ, चोरी करने के लोग। सोच करके देखो, क्योंकि भाई उसका जो काम था, अगर वो अपना काम कर रहा है और तुमने उसको ये नहीं समझाया था कि कैसे क्या है, तो तुमने अपने गेस्ट की रिस्पेक्ट करने के चक्कर में अपने कंट्रोल को अगर एक बार अंडरमाइन किया, तो उसको लगेगा कि अरे यार मैं अपना काम कर रहा हूँ तो गाली खा रहा हूँ, और नहीं करूंगा तो फिर कोई कुछ है ही नहीं। अरे समझ, फिर इंटरनल कंट्रोल हमेशा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर दो लोग मिल करके करते हैं। देखो, इंटरनल कंट्रोल का एक बहुत बेसिक सा फंडा होता है कि कोई भी एक काम जो है ना, शुरू से एंड तक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी में मत दो, क्योंकि फिर वो उसमें मैनिपुलेशन कर सकता है। तो उसको 2 पार्ट में तोड़ दो। जैसे मान लो कैश कलेक्शन है वो अलग बंदे के हाथ में, और उसकी जो अकाउंटिंग है वो अलग बंदे की। इससे क्या होगा, अगर कैश रखने वाले बंदे ने अलग अलग किया तो अकाउंट्स में मिसमैच आ जाएगा, और अकाउंट्स वाले ने गड़बड़ किया तो एक्चुअल कैश में, और ये दोनों मिल गए तो ये है कोल्यूशन। इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन है कि अगर 2 से ज्यादा लोग कोल्यूड कर गए तो पॉसिबिलिटी होती है काहे की गड़बड़। बिल्कुल। है क्लियर है? फिर क्या है? मैनेजमेंट ओवरराइड। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड? देखो, मैनेजमेंट कभी भी इंटरनल कंट्रोल को क्या कर सकता है? भाई मैनेजमेंट वाले लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होते। मान लो हमने बोला कि आई कार्ड से एंट्री होगी, मैनेजमेंट वाला कोई आएगा तो वो आई कार्ड थोड़ी दिखाएगा। उन्होंने बोला कि भाई स्टोर से चीजें नहीं जा सकती, लेकिन मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हाँ इसको ले जाने दो, तो
तो मैनेजमेंट हमेशा इस पोजीशन में होता है कि वो कंट्रोल्स को क्या कर ले, ओवरराइड। तो हमको ये सारे देखने पड़ेंगे कि किन किन जगहों पर मैनेजमेंट ने अपने ओवरराइड का यूज किया। तो कंट्रोल्स की एक लिमिटेशन होती है कि वो भाई मैनेजमेंट ने ही तो लगाए हैं ना इंटरनल कंट्रोल। भाई देखो, जैसे सेल्स रिकॉर्ड तभी होगी जब ये बिल आ जाएगा, जब पेमेंट आ जाएगी, ऐसे 3 चेक्स इंटरनल कंट्रोल में। मैनेजमेंट का फोन आया, हाँ ये वाली सेल रिकॉर्ड कर लो, तो आपने कोई प्रोसीजर फॉलो किए बिना आप क्या करोगे? सीधे सीधे, ठीक है ना। फिर क्या है? जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, रिस्क वर्सेस कंट्रोल ट्रेड ऑफ। मैनेजमेंट might choose how many and which controls to implement, effectively accepting certain risk। तो क्या मतलब निकला इसका? भाई कंट्रोल सब जगह लगाने थे, पर मैनेजमेंट का बायसनेस हो गया कि नहीं यार ये वाले लगाते हैं, ये वाले रहने देते हैं। वो भी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। अरे सुन, रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, decisions on control design are often influenced by the cost and benefit of implementing each control। ठीक है। क्लियर है? Yes, ये कॉस्ट बेनिफिट तो वही है जितना बचाने के लिए कर रहे हैं। लिमिटेशंस इन केस ऑफ स्मॉल एंटिटीज, fewer employees, segregation of duties may not be practical due to limited staff। ठीक है। क्या मतलब? छोटे कम स्टाफ है तो आप वो जो स्प्लिट वाला कंट्रोल है वो नहीं लगा पा रहे हो, ओनर मैनेजर ओवरसाइड। In some small owner managed entities, the owner's close involvement, ठीक है, can compensate for less formal। क्लियर है? और इंक्रीज्ड ओवरराइड पोटेंशियल, ओनर मैनेजर में तो हर कंट्रोल को वो क्या कर सकता है, ओवरराइड कर ही सकता है। यानी छोटी एंटिटी में सिस्टम्स होंगे भी तो भी हो सकता है कि रीड कर लो। देखो ये ना बहुत सारा है, सारा समझ में। तो इसमें से क्या क्या याद रखना, मतलब आंसर राइटिंग के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा।
क्लियर है? इसको बहुत बार रीड करना तो इसके बहुत सारे वर्ड्स ऑटोमेटिकली तुम्हारे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशंस कर लो, कर लिए? ठीक है है ना? अब अपन देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल में, है ना, a useful framework for understanding how controls function and affect the audit। ठीक है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होते हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट, देखो एक चीज समझो, इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे कोई बच्चा आ रहा है सामने, अब हम चाहते हैं कि उसका बिहेवियर अच्छा हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो हम उसको सिखाते हैं अच्छी चीजें, हम उसको कितनी भी अच्छी चीजें बता लें। समझ में आ रहा है? एनवायरमेंट से क्या वो अफेक्ट, मतलब होगा, होगा ही। पॉइंट समझो, जैसे नॉर्मली बच्चों के लिए ये कहते हैं, ठीक है, कि आप उनको जो बताओगे वो नहीं करेंगे, आप वो नहीं बनेंगे। बच्चे वो नहीं बनते जो आप उनको बनाना चाहते हो, बच्चे वो बनते हैं जो आप हो, मोस्टली। मतलब आप जैसा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ना बातों से नहीं सीखता, वो किससे सीखता है? वो देख के सीखता। तो उसका बिहेवियर वैसा नहीं बनेगा जैसा आपने उसको बोला कि डरो मत ये वो। समझ में आ रहा है? वो अगर आपको देख रहा है तो वो सिंपली कॉपी करता है, और वो बचपन से कॉपी करते करते वो वैसे हो जाते हैं। आ रहा है समझ? तो ऐसा होता है, ये होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट का इफेक्ट। ये कंट्रोल, मतलब एक होता है कंट्रोल प्रोसीजर। तो कंट्रोल प्रोसीजर क्या है? सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, उसको बोलो चेक करें, ये प्रोसीजर हो गया। पर ओवरऑल एंटिटी में कहीं कोई हिसाब किताब ऐसा सच है नहीं। तो गार्ड सिर्फ अपनी ईमानदारी से नौकरी नहीं कर पाए। अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जिसमें मुझे लग रहा है यार एवरीबडी इज वर्किंग हार्ड और प्रॉपर, तो क्या होगा? तो हम भी कर लेते हैं। एनवायरनमेंट से सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है क्या? इंटरनल कंट्रोल। क्योंकि ज्यादातर इंटरनल कंट्रोल्स मैनुअल होता है। जैसे अब कहीं कंप्यूटराइज है तो उसका एनवायरनमेंट का डेफिनेशन अलग होगा। अरे समझ, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम का एनवायरनमेंट वैसे एनवायरनमेंट से लेना देना नहीं है। बट जितने ह्यूमन इंटरनल कंट्रोल्स, वो सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड रहेंगे किससे? अपने एनवायरनमेंट। ठीक है, ये पांच है, अपन एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहला है ना, कंपोनेंट में कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टोन सेट करता है, इन्फ्लुएंसिंग द कंट्रोल कॉन्शियसनेस ऑफ इट्स पीपल। यानी एंटिटी कंट्रोल्स को लेकर के कितनी दृढ़ है, आ रहा है समझ? कितनी कमिटेड है। समझ आ रहा है? इट इंक्लूड्स गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शन एज वेल एज एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड एक्शंस ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड, मतलब मैनेजमेंट सीरियस है ना अगर इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर के, तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे हो जाए। बाकी अगर फॉर्मेलिटी है तो फिर वो उतना काम नहीं चल पाए। आप हर चीज के प्रोसीजर डिफाइन कर दो और आप सोचो कि काम अच्छा हो जाए, तो वो नहीं। क्लियर है? फिर क्या है? ऑडिटर्स इवैल्यूएशन। When management has established and maintained a culture of honesty and ethical behavior, तो क्या होगा? तो ही अच्छा एनवायरनमेंट बन पाए। Whether the strength and control environment collectively form a suitable foundation for other components of internal control। आ रहा है क्या समझ?
ये वाली है ना। देखो, ऑडिटर ये वैल्यूएट करेगा कि क्या कंट्रोल एनवायरनमेंट की स्ट्रेंथ जो है, ठीक है ना, वो एक प्रॉपर फाउंडेशन दे रही है अदर कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को। यानी अभी जो अपन बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे वो सब किस पर डिपेंड करते हैं? कंट्रोल एनवायरनमेंट। समझो, अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो फिर आप कितना ही कुछ भी कर लो, काम अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल एनवायरनमेंट: कम्युनिकेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ integrity and ethical values. Effectiveness of controls depends on integrity and ethical values upheld by employees and management. क्या बोल रहे हैं वो? कंट्रोल की इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करती है? इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज जो एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट जो है अपहेल्ड रखेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स को किस तरीके से कम्युनिकेट किया? जैसे एंटिटी बोलती है, मान लो मैनेजर्स की मीटिंग हो रही है, जैसे करना हो करो, हमको ये टारगेट अचीव कर। इसका मतलब वहां वो लोग एथिक्स भूल जाए और एंटिटी कम्युनिकेट कर रही है कि भाई अ, आप लोग ये टारगेट अचीव करेंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि भाई ये चीजें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, एथिक्स का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि भाई गड़बड़ हुई होगी या। अरे समझ में? ये 3 पॉइंट किसके हो गए बेटा? नहीं, अभी इसका थर्ड का और बचा हुआ। ये अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। अपन ने कंट्रोल एनवायरनमेंट का ओवरव्यू पढ़ा, फिर अपन ने पढ़ा कि ऑडिटर इवैल्यूएट करता है कंट्रोल एनवायरनमेंट को। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है। तो एक तो कम्युनिकेशन है ना, फिर कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, मैनेजमेंट कंसिडरेशन ऑफ कॉम्पिटेंस लेवल एंड द रिक्विजिट स्किल्स एंड नॉलेज फॉर स्पेसिफिक रोल्स। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट हर रोल के लिए प्रॉपर एलिजिबल कॉम्पिटेंट बंदे को, केपेबल बंदे को रख रही है या नहीं। क्योंकि अगर केपेबल बंदे को रखा है तो क्या होगा? काम अच्छा हो, कंट्रोल अच्छे रहे। इससे माहौल बनता है, माहौल को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनवायरमेंट। फिर क्या एम्प्लॉयज को आप एंटिटी की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हो? कितनी इंडिपेंडेंस देते हो? समझ आ रहा है ना? तो पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, एट्रीब्यूट्स इंक्लूड इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन, ये अलग है वैसे ये वाला पॉइंट, है ना। मतलब देखो, आमतौर पर जो मैनेजमेंट होता है वही ओनर होता है बड़ी कंपनी में। पर यहाँ बोल रहे हैं कि भाई जो लोग गवर्न कर रहे हैं और जो लोग मैनेज कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग है तो ज्यादा बेहतर कंट्रोल होता है। समझ रहे? क्योंकि जो मैनेज कर रहा है वो थोड़ी गड़बड़ करने की उसमें होता है, पर जो सिर्फ गवर्न कर रहा है उसको सिर्फ और सिर्फ किससे लेना देना होता है कि सब चीजें सही चलनी चाहिए। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। फिर मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है कि भैया हमको तो बिजनेस करना है कैसे भी हो, तो फिर वो गड़बड़ है। आ रहा है समझ में? इनकम्पास मैनेजमेंट एटीट्यूड्स एंड एक्शंस टुवर्ड्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट कर रहे हो, है ना। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डेवलप करने करते समय आपकी अप्रोच क्या है? आप जेन्युइनली सही करना चाहते हो या सिर्फ आप उसको एक दिशा में बायस्ड रखना चाहते हो? एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ठीक है। फिर क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, the framework within which the entities activities are planned, executed, controlled and reviewed. ठीक है, क्या बोल रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे?
स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, एक होता है टॉल स्ट्रक्चर, एक होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, बिजनेस के टर्म्स है। एक ही व्यक्ति, कई लोग बॉस है, मल्टीपल बॉसेस हैं, या हर व्यक्ति का एक सिंगल बॉस है, बहुत मल्टीपल लेवल्स हैं या कम लेवल्स हैं, ये कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये जितना लेंदी होगा उतना इंटरनल कंट्रोल्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। आ रहा है समझ में? जितना फ्लैटर होगा उतना बेटर बेटर होगा। समझ में आ रही है ये बात? वैसे वो डिपेंड करता है, लेकिन इन जनरल आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा इस बात के लिए कि फिर कंट्रोल्स कैसे काम करते हैं। कंसिडर्स की एरियाज ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिपोर्टिंग। क्लियर है? ठीक है। Assignment of authority and responsibility. How the entity assigns operating responsibilities and establishes authorization hierarchies. Human resource policies and practices. ठीक है? ये सब किस में आ रहा है बेटा? ठीक है ना? ये भी सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट का ही डिस्कशन चल रहा है। यानी कि देखो, एक क्वेश्चन कंपोनेंट्स वाला आता है, तो अब इसमें कितने डिस्कशन होगा, ये पूरा मार्क्स पे डिपेंड कर जाता है कि हर एक को दो दो लाइन में डिपेंड करना कि चार चार में। और अकेला इसका 6 नंबर तक का क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देख रहे हो कंटेंट यहां जाकर के खत्म हो रहा है। क्लियर है? तो ये डिपेंड करेगा कि क्या सवाल पूछा गया। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज, रिक्रूट कैसे करते हैं? पहचान से रिक्रूट करते हैं या एबिलिटी से करते हैं? डिमॉन्स्ट्रेट द एंटिटीज कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंट एंड ट्रस्टवर्दी पर्सन। Strong HR practices, example hiring qualified individuals, ongoing training, meaningful performance appraisal, reinforce a robust control environment. क्या है ये? तुम समझो कि हर चीज कवर कर लें कि एंटिटी के लोगों के सिलेक्ट होने से लेकर के उनको क्या बता रहे हैं, से उनका क्या रोल है, उनकी क्या कॉम्पिटेंस है, इन सब चीजों से माहौल बनता है। सब चीजें परफेक्ट किसी भी एंटिटी में नहीं हो पाती, बट इसी से हमको अंदाजा लगता है कि ओवरऑल माहौल जो है वो क्या है। Existence of satisfactory control environment, not an absolute deterrent of fraud. ये एक अलग सवाल। समझ में आ रहा है? और ये केस के रूप में भी आ सकता है। मतलब मान लो कि आपको पता चला कि यार जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल है, तो समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो पॉजिटिव फैक्टर है बट गारंटी नहीं। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड बट कैन नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट। पोटेंशियल वीकनेसेस, deficiencies in the internal control environment can enable, जैसे improper changes to program data, insufficient IT सिक्योरिटी है मान लो, कंट्रोल एनवायरनमेंट में मान लो कि वैसी वाली डेफिशिएंसीज हैं, तो फ्रॉड हो सकता है, कोई और बाहरी व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है, आपका एंटिटी का इंटरनल कंट्रोल कितना भी अच्छा हो। फिर इन्फ्लुएंस ऑन अदर कंट्रोल्स, while control environment by itself may not prevent or detect multi misstatement, ये दूसरे सारे उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। A sound control environment enhances the effectiveness of other components of internal। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। ठीक है।